नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो सेशन में, जिसमें हम आज भारतीय संविधान की अनुसूचियों का अध्ययन करना करेंगे। और जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम पहले की वीडियो में भारत के संवैधानिक विकास, संविधान सभा के गठन, संविधान के निर्माण और उसके बाद संविधान के निर्माण का अध्ययन कर चुके हैं। और संविधान की प्रमुख विशेषताएं, सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का भी अध्ययन किया जा चुका है। तो उसी के अंतर्गत अभी हम उसकी कुछ और चीज़ें, जैसे कि भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत और भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, इनको अलग अलग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें हम पहले वीडियो में ये देख रहे हैं कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अनुसूचियाँ क्या होती हैं। तो जब भी कोई बड़ी पुस्तक लिखी जाती है, केवल संविधान ही नहीं कोई अन्य भी, तो उसमें क्या किया जाता है कि उसमें जितनी भी सूचियाँ लगाई जाती हैं उसे किताब के बीच में ना लगाते हुए वहाँ पे नंबर डाल दिया जाता है कि सूची नंबर इतने थे, पेज नंबर इतने, और उसे किताब के सबसे आखिरी पन्ने पे एक के बाद एक अनुसूचियों को लगा दिया जाता है, ताकि और वो यहाँ पर रेफरेंस रखते हैं मेन पेज पे। तो जब भी किसी को पढ़ना हो तो वो जाकर उधर उस सूची को पढ़े, ताकि किताब का या किसी भी बुक का तारतम्य न टूटे और वो बनी रहे। और जब भी किसी को डिटेल में पढ़ना है तो वो वहाँ जाकर उस सूची का अध्ययन कर ले, क्योंकि किसी भी पुस्तक में एकदम बीच में बड़ी बड़ी लिस्टें लगाएंगे तो वो बेहतर नहीं लगेंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो भी सूचियाँ थीं जो कि संविधान में इंक्लूड करनी थी, उन सारी सूचियों को क्या किया, उन्हें नाम दिया गया, पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरीके की 12 अनुसूचियाँ हैं जिन्हें संविधान के पीछे लगाया गया। और यहाँ पर सिर्फ प्रेफरेंस दिए गए कि पहली अनुसूची में ये है, 2 में ये है, 3 में ये है। और इस तरीके से आज हम उन अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है, और एक एक करके सारी अनुसूचियों का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे हम पहली अनुसूची, तो प्रथम अनुसूची में क्या किया गया है, केवल संघ और संघ के नाम और उनके क्षेत्राधिकार, जैसे कि सारे संघ के जितने भी राज्य हैं उनके क्या किए गए हैं, नाम लिखे गए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उनकी राजधानी है। और साथ ही क्या किया गया है, यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्रों के नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि पौंडीचेरी, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इन सब के नामों की जो लिस्ट है वो यहाँ क्या दी गई है, पहली अनुसूची में। तो पहली अनुसूची में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और राज्यों के नाम, उनके क्षेत्राधिकार। इसके बाद आते हैं हम दूसरी अनुसूची पर। दूसरी अनुसूची में क्या क्या दिया गया है, वेतन, भत्ते, परिलब्धियाँ जो कि किसी पद के साथ किसी व्यक्ति को मिलने वाली हैं, उसे कहाँ रखा गया है, दूसरी अनुसूची में। तो इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं वो शामिल हैं, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति रहेंगे वो, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीएजी को इसमें शामिल किया गया है कि उनके वेतन, भत्ते, परिलब्धियाँ जो कि उन्हें उनके संवैधानिक पद के होने से प्राप्त होनी है, उसे कहाँ रखा गया है, संविधान की अनुसूची 2 में। इसके बाद आती है तीसरी अनुसूची। इन संवैधानिक पदाधिकारियों के लिए हम जो सूची 2 में हम उनके लिए क्या पढ़ चुके हैं, उनके वेतन, भत्ते और परिलब्धियाँ, उनकी जो शपथ है कि इन पदों को वो जब धारण करेंगे तब वो कौन सी शपथ लेंगे, उन शपथों का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तीसरी अनुसूची में। जैसे कि राष्ट्रपति जो शपथ लेगा, और राज्य के मंत्री शपथ लेंगे, राज्य मंत्री शपथ लेंगे, और जिन जिन लोगों की, जैसे सीएजी शपथ लेता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जस्टिस शपथ लेते हैं, तो वो सारी शपथों को कि वो कैसे पद, गोपनीयता या राष्ट्र के प्रति निष्ठा जो भी वो रहनी है, क्या बोलते हैं, शपथ, वो कहाँ दी गई हैं, तृतीय अनुसूची में सम्मिलित की गई हैं। इसके बाद आती है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या दिया गया, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं, राज्य तो सभी राज्यों के लगभग सांसद कहाँ जाते हैं, राज्यसभा सांसद होते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश केवल दिल्ली और पौंडीचेरी से राज्यसभा सांसद जाते हैं। तो उनकी जो संख्या है कि किस जगह से कितने राज्यसभा के सांसद जाएंगे, उसकी लिस्ट कहाँ दी गई है, चौथी अनुसूची में दी गई है। इसके बाद आती है पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची में क्या किया गया, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में। यहाँ एक और चीज़ क्लियर कर लें, पाँचवीं और छठवीं अनुसूची, जैसे हम छठवीं को अभी आगे बढ़ेंगे, उसमें क्या दिया गया है, छठवीं देख लेते हैं, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के एवं नियंत्रण के बारे में बताया। और जो छठवीं अनुसूची है उसके हिस्सों को छोड़कर, मतलब असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में जहाँ पर भी शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित
इस एरिया घोषित किए गए हैं, वहाँ के जनजातीय प्रशासन के लिए जो नियंत्रण के उपबंध किए गए हैं वो कहाँ किए गए हैं, 5वीं अनुसूची में। उसके अलावा असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए एक डिफरेंट व्यवस्था है, वो कहाँ दी गई हैं, 6वीं अनुसूची में दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से पहली अनुसूची में क्या है, राज्यों के क्षेत्र और केंद्रशासित प्रदेशों के क्षेत्र दिए गए हैं। द्वितीय में वेतन, भत्ते और उपलब्धियां दी गई हैं संवैधानिक पदाधिकारियों की। तीसरी में क्या दिया गया, संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथें। चौथी में संघ और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा सांसदों की संख्या के कहाँ से कितने जाएंगे ये दिया गया है चौथी में। और 5वीं में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में। और 6वीं में है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। अब आगे चलते हैं 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में क्या किया गया, शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची वो है जिन विषयों पर केवल संघ कानून बना सकता है, और ऐसे विषय कितने हैं, मूल संविधान में 97 थे, वर्तमान में 98 हो गए हैं। और फिर है राज्य सूची। राज्य सूची में मूल संविधान में 65 विषय थे जो कि कम होकर 59 हो गए हैं। और इसके बाद है समवर्ती सूची, जिसमें राज्य शासन और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, किंतु यदि एक ही विषय पर दोनों के कानून में आपस में टकराहट होती है तो केंद्र के कानून अधिक प्रभावकारी होगा। तो समवर्ती सूची में कितने हैं, 47 सब्जेक्ट थे। फिर क्या, 52 सब्जेक्ट, मतलब कुछ राज्य सूची के कुछ सब्जेक्ट जिन्हें केंद्र के लिए भी महत्वपूर्ण घोषित किया गया और राज्यसभा ने उन्हें डाइवर्ट करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जैसे कि वन है, शिक्षा है। तो ये 1942 के अप्रॉक्स हुआ था, ताकि दोनों ही जगह के कानून उन चीज़ों के लिए प्रिवेल हो सके। इसके बाद आती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषाओं का प्रावधान है। मूल संविधान में ये केवल 14 भाषाएं थीं। इसके बाद क्या किया, 21वें संविधान संशोधन 1967 से पहली बार सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, सिंधी भाषा के जुड़ने के बाद क्या हुआ, ये कब जुड़ी, 21वें संविधान संशोधन 1967 से। इसके बाद 21 में 71 प्लस करते हैं और 71वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ते हैं अपन नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसके बाद 92वें संविधान संशोधन 2003 से मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली को क्या जोड़ा गया। इस तरीके से जो 8 भाषाएं और जुड़ी और ये कुल संख्या हो गई है अब वर्तमान में संविधान की अनुसूची 8 में भाषाएं हैं 22। इसके बाद नवीं अनुसूची देखते हैं। तो नवीं अनुसूची में क्या था, नवीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन 1951 से। और ऐसा क्यों करना पड़ा, जब भारत में भूमि सुधार कानून लागू किए गए तो इससे पहले क्या था, जमींदारों के पास ज़मीनें थी, बाकी सब लोग खेतिहर मजदूर या जिन्हें ज़मीन दे दी जाती थी वो बटिया या अन्य विधियों से खेती करते थे, और ज़मीन सारी किसकी होती थी, जमींदार की होती थी। तो जब भूमि सुधार कानून लागू किए गए और उन पर क्या किया गया, जमींदारों से उनकी जमीन के अधिकार छीने गए ताकि और लोगों में संपत्ति का समान रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके। किंतु इसमें क्या होता था, इसमें एक परेशानी ये आती थी कि वो लोग, जैसे कि अपन अभी मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो वहाँ से एक था संपत्ति का अधिकार, तो वो लोग संपत्ति के मौलिक अधिकार की तरह कोर्ट जाते थे और फिर कोर्ट से उन सब कानूनों में बड़ी अड़चन पैदा होती थी। और सरकार को क्या है कि जो भी भूमि वो डाइवर्ट करना चाहते थे उतने स्तर पर डाइवर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो सरकार ने पहला संविधान संशोधन 1951 से एक नई अनुसूची जोड़ी, नवीं अनुसूची, और इसमें कहा गया कि इसमें हम वे कानूनों को रखेंगे जो किसके, न्यायालय के पुनरावलोकन के क्षेत्राधिकार से बाहर होंगे। ठीक है, लेकिन इसे बनाया गया केवल भूमि सुधार कानूनों के लिए। तो बाद में आने वाली सरकारों ने इसका क्या इस्तेमाल किया, इसमें और कानून डालते चले गए। तो शुरू में इसमें जो 18 कानून थे उसके अलावा वर्तमान में इसकी संख्या 282 से ऊपर भी चली गई। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को अभी 1975 में ये डिसीजन देना पड़ा कि 1975 से पहले तक के कानूनों को छोड़कर अब जो नए कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाएंगे उन सबको रिव्यू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास सुरक्षित रहेगा। इसलिए पहले संविधान संशोधन से 1951 से जोड़ी गई नवी अनुसूची में उन कानूनों को रखा गया है जो कि संविधान की जो कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से अलग है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 10वीं अनुसूची देखते हैं। 10वीं अनुसूची, 10वीं दल बदल से संबंधित है। चूँकि उस समय क्या था, आया राम गया राम जैसी स्थिति बनी हुई थी, कोई कभी भी किसी ग्रुप में चले जाते थे और आपस में ऐसी स्थिति बन रही थी, कोई भी सरकार स्थायी नहीं हो पा रही थी।
तो अब एक क्या, इससे सभी लोग परेशान थे। तब उन सारी पार्टियों ने डिसाइड किया कि हम एक दल बदल रोधी कानून लेकर आते हैं, जिससे क्या है कि जो भी व्यक्ति दल बदल करेगा उसके खिलाफ निर्हरताएं लागू की जा सकें या उसकी सदस्यता समाप्त की जा सके, ऐसा प्रयास करेंगे। ठीक है। तो दल बदल के कारण होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से। और इस तरीके से क्या व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति जो कि एक दल से लड़के दूसरे दल में जाएगा तो उस पर निर्भरताएं लागू होगी और उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। इसके लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए कि पहले जब नियम बनाए गए उनमें ये था कि आप अकेले वो नहीं कर सकते। कोई भी अगर एक संसदीय सदस्य चाहे कि वो अपनी पार्टी बदल ले तो वो ऐसा नहीं कर सकता था, किंतु यदि 2/3 सदस्य चाहें और वे अपनी पार्टी का किसी दूसरी पार्टी में विलय करना चाहें तब ये विलय आसान हो जाता था। किंतु अब इसके बाद क्या हुआ, भले ही 1985 में इसको लाया गया, तब सिंगल एक सदस्य के रूप में कोई व्यक्ति भले ही न जा पाता हो, फिर पूरी की पूरी पार्टियों का विलय होने लगा, तो इससे और समस्या पैदा हो गई। तो इसके बाद क्या किया गया, इसे पुनः संशोधित किया गया और 91वें संविधान संशोधन 2003 से इस प्रकार के संशोधनों पर वो दल बदलों पर रोक लगा दी गई कि आप किसी एक पार्टी से चुनाव लड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो आप पर निर्भरता लागू होगी। किंतु इस निर्भरता को लागू करने के अधिकार विधानसभा सदस्यों और केंद्र में लोकसभा लोकसभा सदस्यों को, लोकसभा के अध्यक्षों को और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष को प्रदान किए गए हैं। तो उन्हें वो अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं, किंतु उनके लिए गए निर्णय, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि उनके द्वारा लिए गए निर्णय एकदम वो नहीं होंगे। उन्हें चाहे तो कानून सुप्रीम कोर्ट उसे रिव्यू कर सकता है कि उन्होंने क्यों ऐसा डिसीजन लिया है। ठीक है। अब 10वीं अनुसूची से आगे चलते हैं 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में क्या किया गया, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां शामिल की गई। इसमें 29 विषय शामिल किए गए हैं और ये 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा शामिल की गई थी। इसके बाद 12वीं अनुसूची वो नगरीय निकाय से संबंधित है, उसमें 18 कार्य दिए गए हैं, जिसे 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 से और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 से संविधान में जोड़ा गया। इस तरीके से हमारी सारी अनुसूचियाँ पूरी हो गई हैं और अनुसूचियों में अपन एक बार रिवीजन और कर लें तो देखेंगे। पहली में क्या है, राज्यों का क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्र। दूसरी में वेतन भत्ते। देखिए वेतन भत्ते पहले आते हैं, उसके बाद शपथ लेंगे हम। ठीक है। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ दी गई है संवैधानिक पदाधिकारियों की। चौथी में क्या किए हैं, राज्यसभा सांसदों के सदस्य संख्या दी गई है कि किस जगह से कितने जाएंगे चौथी में। पाँचवीं में क्या दिए गए हैं, जनजातीय एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधी प्रावधान रखे गए हैं। और छठवीं में क्या किया गया है, असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा, अमे मित्र, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के प्रशासन संबंधी प्रावधान, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान जोड़े गए हैं छठवीं अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में क्या दिया गया, सातवीं में शक्तियों का विभाजन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आठवीं में भाषाएं, 22 भाषाएं जिनमें पढ़ ली हमने, कब 4 अन्य 8 जोड़ी गई, मूल संविधान में ये 14 थी। 9वीं में भूमि सुधार के जो विधेयक रखे गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की पुनरावलोकन शक्ति से बाहर रखे गए हैं, वो 9वीं अनुसूची में। इसे पहले संविधान संशोधन 1951 से जोड़ा गया। 10वीं में दल बदल है, 11वीं में ग्राम पंचायतें हैं, 12वीं में नगरीय निकाय है। ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है। धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।